नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने अपना न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था फिजिकल एजुकेशन का, यानी शारीरिक शिक्षा का। तो इस न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको टोटल 4 चैप्टर करा रखे हैं। ठीक है, 4 चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं। तो अब मैं आपको 5वां चैप्टर कराऊंगा, जिसका नाम है खेलों में पोषण। ठीक है, क्लास हमारी 12th है, इसमें मैं आपको फुल चैप्टर कराऊंगा और सब्जेक्ट हमारा फिजिकल एजुकेशन है और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको 15 सितंबर तक फिजिकल एजुकेशन का 5 चैप्टर यानी 5 चैप्टर तक आपको कंप्लीट करवाना है, यानी आपको पढ़ाना है। समझ रहे हो? यानी 15 सितंबर तक आपका जो फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, इसके अंदर 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको करा दूंगा पूरे 5 चैप्टर, यानी 5वां चैप्टर आपको करा दूंगा। तो 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे जो आपका 6ठा 7वां 8वां है, ये मैं आपको 15 सितंबर के बाद करवाऊंगा। तब तक के लिए आपको इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, जैसे मान लो ज्योग्राफी का मिल जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री का मिल जाएगा, पॉलिटिकल का मिल जाएगा, और ठीक है ज्योग्राफी का मिल जाएगा, फिजिकल सभी प्रकार के मिल जाएंगे आपको, हिंदी का मिल जाएगा। और अगर आपको सिलेबस देखना है तो सिलेबस भी आप देख सकते हो, सभी प्ले लिस्ट है, 1ली से 12वीं तक के सभी आपको वहाँ पे सिलेबस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो आप कवि और लेखक का जीवन परिचय भी पढ़ सकते हो इस प्ले लिस्ट पे जाकर। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, आप इस पे ये सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम पर इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको एक नीचे लिंक मिलेगा, उस पर आप जब क्लिक करोगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाओगे। ठीक है, और आप मुझे फॉलो करना ना भूलें, और आप मुझसे नीचे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें। वो इंपॉर्टेंट ग्रुप है, आपको वहाँ पे सभी प्रकार के नोट्स, पेपर और क्वेश्चन पेपर सभी मिल जाते हैं। जो मैं आपके लिए अभी वीडियो बना रहा हूँ, इसका पीडीएफ भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाएंगे, ये वाला जो नाम है ग्रुप का, ये आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो नीचे एक ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, आप उस पर ज्वाइन हो जाना। तो आप इस मतलब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर करा रखे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको टोटल 4 चैप्टर करा रखे हैं। खेलों में योजना, खेलों में बच्चे तथा महिलाएं, जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग, और जो आपका 4था अध्याय था दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद। ठीक है, तो ये चारों चैप्टर मैंने आपको करा रखे हैं, आप इसको पहले देखें। आपका ये वीडियो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और आपको मैं बता दूं, आप इसमें जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा वो आपके एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, तो आप बिल्कुल देख सकते हो, समझ सकते हो। आपको वहां पे ज़्यादा पूरा डीप बताऊंगा, थोड़ा सा पॉइंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा विस्तार से बता दूंगा। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक बन जाएगा आज का, वो है भोजन। भोजन का अर्थ क्या होता है? आपने सुना होगा, आप मान लो रात का भोजन खाते हो या सुबह आप भोजन खाते हो, है ना? तो जो आप भोजन खा रहे हो, इसका अर्थ क्या होता है, यानी भोजन किसे कहते हैं? तो ये अर्थ मैं आपको बताऊंगा। मान लो ये जो आपके सामने फोटो है, ये भोजन का है, आप देख सकते हो। तो ये जो भोजन आपको दिख रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि ये जो भोजन है, इसका आखिर अर्थ क्या होता है, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका इस भोजन के ऊपर ही घूमेगा। ठीक है, ये पोषण की बात यहाँ पे हो रही है, यानी खेलों में जब पोषण हमको मिलता है, ठीक है, मान लो विटामिन डी मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, ठीक है, ये सभी जो मिल रहा है हमारे शरीर में, वो खाने के द्वारा मिलता है। तो खाने में कौन कौन से विटामिन होते हैं, ये सभी आप इसमें पढ़ोगे। पूरा पोषण के ऊपर ही चैप्टर है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ भोजन का अर्थ। तो देखो, मनुष्य का वह सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपने पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करता है या फिर पचाता है, और अपने शारीरिक क्रिया के लिए प्रयोग करता है या फिर शारीरिक कार्य के लिए प्रयोग करता है, उसे हम कहते हैं भोजन। मान लो आपने सुबह भोजन खाया, ठीक है, भोजन खाने के बाद अपने पाचन क्रिया द्वारा उसे जो है पचाया और अपने शरीर के कार्य के लिए प्रयोग किया, तो उसे हम भोजन कहेंगे। अब तो ये भी आप सुने होंगे कि मान लो कोई व्यक्ति भूखा है,
तो वो उसका काम में मन नहीं लगता, है ना? थोड़ा गुस्सा सा होता है, या फिर एक तरह से, मतलब एक तरह से उसके अंदर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में भोजन नहीं है ना? अगर मान लो आपके शरीर में भोजन नहीं है, पेट में भोजन नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत गुस्सा भी आएगा, या जो है थोड़ा बहुत आपका काम करने में मन भी नहीं लगेगा, है ना? एक चक्कर जैसा आएगा कुछ कुछ। तो इसका मतलब ये होता है, मान लो कोई भी ठोस पदार्थ है, मान लो आप कुछ भारी चीज खा रहे हो, मान लो आप पिज्जा खा रहे हो या कुछ ऐसा चीज खा रहे हो, या तरल पदार्थ, मान लो आप आलू का या फिर गोभी का सब्जी खा रहे हो, ऐसा कुछ खा रहे हो, तरल एकदम तरल हो एक तरह से वो, है ना, तेल वाला हो, और उसे अपने पाचन क्रिया द्वारा पचा लेते हो और अपने शरीर के कार्य के लिए प्रयोग करते हो, उसे हम भोजन कहते हैं। ठीक है, समझ गए होगे आप, उदाहरण सहित आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं, ये देख सकते हो आप फोटो, इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब जानते हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं। वो संतुलित का मतलब होता है बैलेंस, या फिर एक बैलेंस नहीं बनाते हैं, मान लो एक पटरा है, इसे बैलेंस बना के रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम संतुलित। अब आहार का मतलब होता है भोजन, यानी भोजन में क्या बैलेंस हो सकता है, उसका अर्थ क्या होता है। देखो, वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, यानी सभी उसमें पोषक तत्व हो, ठीक है, और मनुष्य के दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर दे, उसे हम कहते हैं संतुलित आहार, है ना? मान लो कोई भी आप चीज खा रहे हो, मैं आप जंक फूड की बात नहीं कर रहा, मान लो कोई जंक फूड है, उससे आपको कोई पोषण नहीं मिलेगा, है ना? आप कुछ अच्छा चीज खा रहे हो जिसमें सभी पोषण तत्व, एक तरह पोषक तत्व जो है वो उसमें हो, है ना? मान लो आप अनार का जूस पी रहे हो, या फिर आप एप्पल खा रहे हो, या फिर आप एक तरह से पनीर खा रहे हो, दूध पी रहे हो, या फिर दही खा रहे हो, ठीक है, तो इसमें जो है पोषक तत्व होता है, तो इसे हम कहते हैं संतुलित आहार, यानी इसमें पोषण मिले, ठीक है, जिस भोजन में जो है पोषण हो, पोषक तत्व हो, है ना, उसे हम कहते हैं संतुलित आहार, और मनुष्य के दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करे उसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है पोषक तत्व। अब आपने ये तो समझ लिया पोषक क्या होता है, लेकिन यहाँ पोषक तत्व क्या क्या होता है। मान लो आप यहाँ देख सकते हो गाजर है, ठीक है, सब यहाँ पर आपको पूरा एक तरह से दिख रहा होगा, है ना? तो मैं आपको बताऊंगा पोषक तत्व का अर्थ क्या होता है, फिर पोषक तत्व कहते किसे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। देखो आपके सिलेबस में दो चीज है, पहला तो आपका है पोषक तत्व, है ना, और दूसरा है गैर पोषक तत्व। दोनों को आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल आसान तरीके से, दोनों आप समझ लोगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ पोषक तत्व का अर्थ क्या होता है। देखो, ऐसे तत्व जो मनुष्य के शरीर में कैलोरी उपलब्ध कराते हैं उसे हम कहते हैं पोषक तत्व। मान लो मनुष्य का शरीर है, अगर मनुष्य ऐसा कोई चीज खा लेता है जिससे कारण जो है उसके शरीर में कैलोरी आ जाता है, यानी वसा बढ़ जाता है ना, उसे हम कहते हैं पोषक तत्व, है ना, इसे कहते हैं पोषक तत्व। मान लो आप एक तरह से कोई व्यक्ति है, वो कुछ ऐसा चीज खाता है जिससे उसका जो कैलोरी है वो वहां पे उपलब्ध हो जाता है उसके शरीर में, तो उसे हम कह रहते हैं पोषक तत्व। ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने उदाहरण दूध है, ये जो है कैलोरी उपलब्ध करवाता है ना, पत्ता है, गोभी है, इस प्रकार की चीज जो हो जाते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हो, नहीं सभी से कैलोरी उपलब्ध हो जाते हैं कहीं ना कहीं, ये हमारे हो जाते हैं पोषक तत्व। अब आपके दिमाग में होगा कि जो पोषक तत्व है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी उसके मान लो कोई एक थाली है, इसके अंदर भोजन है, अब इसके अंदर कौन कौन से भोजन है और उनमें क्या क्या पाया जाता है, उसी को यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं पोषक के प्रकार, पोषक तत्व के प्रकार। तो जो वो पोषक तत्व के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है बृहद पोषक तत्व, इसे हम मैक्रो पोषक तत्व भी कहते हैं, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, दूसरा हमारा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, इसे हम माइक्रो कहते हैं। जैसे मान लो आप माइक्रोफोन आप लगाते होगे, तो माइक्रोफोन छोटा होता है, ठीक उसी तरह आपको समझने में आसानी होगी, यानी बृहद का मतलब होता है मैक्रो यानी बड़ा, और सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो यानी छोटा, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो बड़े बड़े में क्या आ जाएंगे, तो बड़े में हमारा आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा आ जाएगा वसा, जो आपके शरीर में मोटापा होता है, फैट होता है, ठीक है, ये आ जाएगा। तीसरा हमारा आ जाएगा जल, जल आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए। और चौथा हमारा आ जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन बहुत सारे हो जाएंगे जैसे आपको मैं बताऊं तो ये हमारे हो जाते हैं बृहद पोषक तत्व। अब हम जानते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या क्या आते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है खनिज, दूसरा आता है विटामिन, ठीक है, ये आ जाता है। अब मैं आपको बताऊं प्रोटीन जो है वो एक तरह से जो है
नई कोशिका का जो है निर्माण करता है और हड्डियों का भी निर्माण करता है, भी मजबूत करता है उसको। ठीक है, प्रोटीन का काम होता है ये। तो आप यहाँ पे ये समझो, जो बृहद पोषक तत्व है इसमें कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व है उसमें कौन कौन से आते हैं, आपको ये समझना है। मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। पहले आपको कार्बोहाइड्रेट बताऊंगा, फिर वसा बताऊंगा, फिर जल, प्रोटीन, ऐसे मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहले हम बात करते हैं जो हमारा बृहद पोषक तत्व था, इसे हम मैक्रो भी कहते हैं, आप ये ध्यान रखना, मैक्रो कहते हैं इसे। तो इसका जो है ये टॉपिक हमारा, इस पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो बृहद पोषक तत्व में आपका पहला टॉपिक ये था कि कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट। तो देखो कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, ये आप ध्यान रखना, इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है साधारण कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है जटिल, है ना। तो देखो साधारण जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्वाद में बहुत ही मीठे होते हैं, है ना, बहुत ही मीठे होते हैं और जल में आसानी से घुल जाते हैं, यानी घुलनशील होते हैं बहुत। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, ग्लूकोज जो होता है, गन्ना जो होता है, अनानास जो होता है, ठीक है। और भी आप ले सकते हो, बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं तो कोई भी ऐसा चीज़ हो जो एक तरह से स्वाद में मीठे हो और पानी में घुलनशील हो, उसे हम कहते हैं साधारण कार्बोहाइड्रेट। अब जटिल में क्या क्या हो जाएंगे, जटिल में आपको पता होगा जो खाना आपका होता है, गेहूं, चावल, ठीक है, एक तरह से आलू, गोभी, ऐसे जो जटिल हो जाते हैं उसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो जटिल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे नहीं होते और ये जल में घुलनशील भी नहीं होते। मान लो आलू है, क्या आपको स्वाद में मीठे दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। गेहूं आपको मीठा दिखेगा? नहीं दिखेगा। चावल मीठा दिखेगा? नहीं दिखेगा। ये जल में क्या घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो इसे हम कहते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट और इसे कहते हैं एकदम साधारण जो घुल जाते हैं जल में, है ना, इसे हम कहते हैं। तो आप समझ लेना यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब होता है, प्रकार कौन कौन से हो। देखो आप, दूसरा आपका आ जाता है वसा। वसा जो है ये होता है हमारा मोटापा। अब आप समझो वसा क्या होता है। देखो आपको मैं यहाँ बताता हूँ, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखो वसा जो है, वसा का मतलब होता है फैट, है ना, फैट। मान लो कोई एक इंसान है, एग्जाम्पल मान लो, अगर मनुष्य के शरीर में फैट ज्यादा हो जाएगा, वसा ज्यादा हो जाएगा तो वो मोटा हो जाएगा, और वसा कम हो जाएगा तो वो पतला हो जाएगा। यही तो हो सकता है। मान लो वसा, मान लो यहाँ पे आपको बताता हूँ ज्यादा है तो ये बहुत ही मोटा आदमी है। अगर वसा जो है वो कम है तो ये बहुत ही पतला आदमी है। समझ रहे हो? तो मनुष्य के शरीर में वसा बिल्कुल भी ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए। वसा होना चाहिए लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक अगर हो गया तो वो मोटापा कहलाता है। इसलिए कम वसा और अधिक वसा के बीच का होना चाहिए, यानी नॉर्मल होना चाहिए। जो इंसान के, मान लो वसा जो है वो भी बहुत अच्छा कार्य करता है। अगर मनुष्य के शरीर में वसा ना हो तो उसका जो हड्डी है वो ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा, ऊपर से वो पतला दिखेगा। ठीक है, उसके शरीर में जो चीज़ होता है या फिर उसका जो सिस्टम होता है, पूरा यंत्र होता है, वो कमज़ोर हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए वसा होना चाहिए लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक का मतलब होता है मोटापा। ठीक है, तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मोटापा किसे कहते हैं। मोटापा इसे कहते हैं कि शरीर में वसा की मात्रा का बढ़ जाना मोटापा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ आप समझ चुके होंगे। तो देखो वसा जो है वो शरीर के लिए, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। मान लो हड्डी है, अगर वसा ना हो तो हड्डी आपको दिखेगा एकदम शरीर में आर पार, तो मान लो कुछ चोट लग जाए तो हड्डी टूट सकता है। अगर वसा हो तो वो जो हड्डी है उसको, कोमल जो अंग है उसको बचा के रखेगा वो। तो वसा का कार्य भी बहुत जगह होता है, शरीर में वसा होना चाहिए। तो देखो वसा दो प्रकार के हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वसा जो है वो शरीर में वसा की मात्रा एक तरह से तेजी से बढ़ाती है। एक तरह से मान लो जो संतृप्त वसा है वो शरीर में वसा की मात्रा, इसमें तेजी से एक तरह से वसा की मात्रा बढ़ती है शरीर में। मान लो इसमें ऐसी चीज आते हैं, मान लो घी आ जाता है, पनीर आ जाता है, आइसक्रीम, चावल, ये अगर मनुष्य ज़्यादा खाएगा तो उसके शरीर में मोटापा बढ़ेगा, यानी फैट बढ़ेगा, वसा बढ़ेगा, है ना। तो इसे हम कहते हैं संतृप्त। यानी संतृप्त वसा में ऐसे चीज आते हैं जिनसे, जिनको खाने से मनुष्य का जो शरीर है वो मोटा हो जाता है, वसा बढ़ जाता है ना। दूसरा हमारा हो जाता है असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा में ऐसे मतलब चीज आते हैं जिनको खाने से वसा नहीं बढ़ता,
जैसे मान लो मूंगफली है, सरसों है, इनको खाने से जल्दी वसा नहीं बढ़ेगा, है ना। इनको खाने से जल्दी वसा नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इन चीजों को खाते हो तो वसा ज्यादातर बढ़ जाएगा। समझ रहे हो। अब हम जान लेते हैं वसा के कार्य कौन कौन से हैं। देखो, शरीर में तापमान को नियंत्रित रखता है ये नियमित रूप से। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है, और त्वचा को जो है खुरदुरा होने से बचाता है। अगर मान लो वसा है शरीर के अंदर, तो तापमान को कहीं ना कहीं नियमित रखेगा वो। मान लो आप धूप में खड़े हो तो वसा से कुछ ना कुछ फायदा होगा, है ना। अगर मान लो आप सर्दी में एकदम ठंड लग रहा है आपको, तो तापमान को नियमित रखेगा। वसा जो है वो फायदेमंद है, लेकिन ज्यादा फायदेमंद, अगर वसा ज्यादा हो जाए शरीर में तो फायदेमंद नहीं होता। ठीक है, तो कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। ठीक है, और शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो कोमल अंग हैं हमारे शरीर के, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है? वो आप कहोगे तो वसा करता है। ये वसा के कार्य हैं। और शरीर के सुंदरता को बढ़ाता है। अगर मान लो वसा जो है मनुष्य के शरीर में है, तो उसके शरीर में जो सुंदरता है वो बढ़ेगी कहीं ना कहीं, और त्वचा जो है वो खुरदुरा होने से बचाता है ये। तो ये हमारे कार्य हो जाते हैं। अब देखो, जल के कार्य कौन कौन से होते हैं। मान लो आप देखोगे जल जो है, और आपने कहीं सुना भी होगा, लोगों ने ये भी कहा होगा कि जो जल है वो बहुत जरूरी है। जल ही जीवन है। आपने नारा भी देखा होगा, बहुत जगह नारे भी लगते रहते हैं। तो जल ही जीवन है। तो जल जो है वो मनुष्य के शरीर में 70% शरीर जो है वो जल है। लगभग कहूँ तो 65% से लेकर 70% तक जो है मनुष्य के शरीर में जल की मांग होती है एक तरह से। ठीक है, जल की आवश्यकता होती है। तो ये आपने समझा, है ना। और पीछे मैंने आपको समझाया था कि जो वसा है ये दो प्रकार के हो जाते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। और संतृप्त में ऐसे चीज आते हैं जिनको खाने से आपके शरीर में वसा बढ़ जाएगा। मान लो घी है, अगर आप ज़्यादा खाओगे तो शरीर में वसा की मात्रा बढ़ेगी। पनीर है, ये अगर ज़्यादा खाओगे तो शरीर में मोटापा बढ़ेगा। आइसक्रीम है, ये अगर ज़्यादा खाओगे तो शरीर में वसा की मात्रा बढ़ेगा। और चावल है, अगर ये आप ज़्यादा खाओगे तो शरीर में वसा की मात्रा बढ़ेगी। और मैंने आपको बताया था असंतृप्त में ऐसे चीज आते हैं जिनको खाने से वसा नहीं बढ़ता, बहुत ही कम बढ़ता है। जैसे मान लो मूंगफली है, सरसों है, इनको खाने से ज़्यादा वसा नहीं बढ़ेगा शरीर में। समझ लिए। यानी संतृप्त में ऐसे चीज आते हैं जिनको खाने से वसा तुरंत बढ़ जाता है। ठीक है, और असंतृप्त में ऐसे आते हैं जिनको खाने से थोड़ा समय लगता है लेकिन कम बढ़ता है, ज्यादा नहीं बढ़ता, है ना। तो यहाँ पे आप जल का कार्य समझो। इसका क्या है, देखो हमारे खून में 90% भाग जो है वो जल का होता है। आप खून देखोगे, खून मनुष्य का जो होता है वो प्योर खून नहीं होता। 90% जो है वो पानी होता है खून के अंदर, अगर आपने देखा हो ध्यान से तो। और शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है ये जल। अगर मान लो आप पानी नहीं पियोगे एक तरह से, तो जो आपका तापमान है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगा। अगर मान लो आप धूप से आ रखे हो, धूप से एकदम आ रहे हो, एकदम धूप में हो, आपका शरीर पूरा तप रखा है, और तब आप चिल्ड पानी पियोगे, जो ठंडा पानी होता है बर्फ वाला, वो अगर आप पियोगे तो आपका जो तापमान है वो कहीं ना गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, यानी जो खराब पदार्थ हैं, उनको निष्कासन करता है ये जल, है ना। तो ये हमारे कार्य हो जाते हैं। अब जो हमारा पोषक तत्व था उसका दूसरा प्रकार था, उसका नाम था सूक्ष्म पोषक तत्व। इसको हम माइक्रो कहते हैं। आप ऐसे याद रखो, जो माइक्रोफोन होता है वो एकदम छोटा सा होता है, ऐसे कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो छोटा माइक्रोफोन होता है इसको हम समझते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, वैसे आप याद रखना। तो इसमें ऐसे चीज आते हैं, ये जो आप देख सकते हो पत्ता है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो देखो, सूक्ष्म पोषक तत्व जो है, इसमें पहले इसका अर्थ आप समझ लो। देखो, इसमें पहला जो खनिज आ जाएगा। खनिज जो है हमारे शरीर में, खनिज बहुत ही कम पाया जाता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये खनिज। ठीक है, और आप ये नोट, ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि हमारे शरीर में कुल 24 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज जो है बहुत ही कम पाया जाता है शरीर में, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है ना। अब मैं आपको बताता हूँ आगे आपका है कि जो अधिक मात्रा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं शरीर में, और कम मात्रा में कौन कौन से पाए जाते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो, अधिक मात्रा में हमारे शरीर में कैल्शियम पाया जाता है। आपको पता होगा कैल्शियम अगर मनुष्य के शरीर में ना हो तो उसका जो हड्डी है, दांतों का हड्डी, ठीक है, और मैं आपको बता दूं दांतों में कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। ज़्यादा कार्य दांतों का और हड्डियों का होता है, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर ही पूरा हड्डी शरीर का, है ना, उसको हम पिलर्स भी कहते हैं एक तरह से। तो हड्डी जो है और दांत का हड्डी, शरीर में जितने भी हड्डी आपको दिख रहे होंगे
वो उनका उनको एक तरह से मजबूत रखने का काम जो है कैल्शियम का ही होता है ना। इसका काम हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम और सोडियम। तीन हमारे हो जाते हैं अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज। अब देखो कैल्शियम की बात करते हैं। शरीर में 50% जो है कैल्शियम ही होता है, आपको पता होगा, हड्डियों को मजबूत करता है। और 95% जो है कैल्शियम हमारे दांतों में और हड्डियों में पाया जाता है। अगर मान लो आपका हड्डी कमजोर है तो आपको कैल्शियम की गोली ले लेनी पड़ेगी या कैल्शियम युक्त आहार खाना पड़ेगा, है ना। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो देखो ये कोशिकाओं का रखरखाव करता है। जैसे मान लो मीट है, पालक है, मेथी है, सरसों है, मछली है, इनमें जो है ये मैग्नीशियम पाया जाता है। ये अगर आप खाओगे तो आपके शरीर में मैग्नीशियम जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो सोडियम का क्या काम होता है। देखो कोशिका द्रव्य में संतुलन बनाता है ये सोडियम। जैसे मान लो नमक है, इससे हमें मिल जाएगा, आयोडीन से मिल जाएगा, इनसे जो है हमें सोडियम प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं कम मात्रा में पाए जाने वाले जो खनिज है वो कौन कौन से हैं। देखो कम मात्रा में हमारे शरीर में लोहा पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। ये हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, आप ध्यान रखो। तो देखो लोहा जो है वो 75% जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन वाला हिस्सा है उसमें लोहा पाया जाता है, लगभग 75% मान सकते हो आप। आयोडीन जो है वो हमारे शरीर में जो है आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग हो सकता है। आपको पता होगा घेंगा रोग जो एक बीमारी है वो आयोडीन की कमी से हो सकता है। लेकिन जरूरत बहुत है, ये कम मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखो तांबे की कमी से प्रतिरोधक क्षमता तथा घाव भरने की क्षमता में कमी आ जाती है। मान लो आपको कहीं पैरों में चोट लग जाए तो चोट का जो घाव है वो भरेगा नहीं जल्दी, अगर आपके शरीर में तांबा की कमी होगी तो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन का, यानी हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व में दूसरा लाइन था हमारा, दूसरा पॉइंट, उसका नाम था विटामिन। अब विटामिन में आपको पूरा डीप बताऊंगा। देखो विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि करता है, लोगों और रोगों से जो है बचने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मान लो आप विटामिन नहीं लोगे अपने भोजन में तो आपका जो शरीर है उसका वृद्धि नहीं होगा, शरीर के आकार में वृद्धि नहीं होगा, लंबाई नहीं बढ़ेगा, आपका जो आपकी हाइट है वो नहीं बढ़ेगी और आपका शरीर का विकास नहीं होगा। जैसे कि मान लो आप समझ सकते हो, मान लो कोई 12 साल का बच्चा है, जब वो 13, 14, 15 की एज में जाता है तो उसकी हाइट लंबी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वृद्धि हो रहा है उसके शरीर, है ना। रोगों से बचने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है हमारा विटामिन। विटामिन डी जो है वो हड्डियों को मजबूत करता है और ये हमें धूप से मिलता है ना, इन सब चीज़ों से हमें मिल जाता है। अब बात करते हैं विटामिन जो प्रकार हैं उसके कौन कौन से। देखो दो प्रकार के हमारे विटामिन होते हैं। पहले होते हैं हमारे वसा में घुलनशील, जो हमारा फैट होता है उसमें घुल जाते हैं। दूसरा होता है जल में घुलनशील, जो वसा में नहीं घुलते, वो हमारे जल में घुल जाते हैं। तो वसा में कौन कौन से घुलते हैं? वसा में हमारे विटामिन ए घुल जाएगा, डी घुल जाएगा, ई और के, ये हमारे चारों जो हैं वसा में घुलनशील हो जाते हैं, हमारे वसाई में गायब हो जाते हैं। अब जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी है, ये हमारे जल में घुलनशील होता है। अब देखो विटामिन ए से हमारे क्या क्या फायदे हो जाते हैं। विटामिन ए से हमें फायदा हो जाता है कि हमारा आंख जो है वो सही हो जाता है ना, आंख हमारा सही हो जाता है। दांतों और हड्डियों का निर्माण हो जाता है विटामिन डी से। विटामिन ए से आंख जो है वो सही हो जाते हैं, स्वस्थ आंखें हो जाते हैं। और डी से जो है दांत मजबूत होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर मान लो आपका हड्डी बहुत कमजोर है शरीर का, तो अगर आप धूप में 1 घंटा अगर बैठोगे तो आपका हड्डी थोड़ा मजबूत सा होगा, है ना। अगर आप विटामिन डी लोगे तो मजबूत होगा, कैल्शियम लोगे तो मजबूत होगा। और शरीर का वृद्धि भी करता है विटामिन डी, दांतों को मजबूत करता है, हड्डियों का निर्माण करता है। और ये विटामिन डी जो है ये हमें कहाँ से मिल सकता है? दूध से मिल सकता है, मछली से मिल सकता है, मक्खन से मिल सकता है। इन सभी चीज़ों से हमें विटामिन डी प्राप्त हो जाता है। दूध में मैं आपको बता दूं तो आजकल मिलावट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना हद तक तो हमें मिल ही जाता है उसमें से, ठीक है। अगर आप प्योर गाय का दूध लोगे तो उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है, विटामिन डी। अब बात करते हैं बी और सी, विटामिन बी और सी। देखो बी जो है वो 2 प्रकार के हो जाते हैं, B1 और B2। देखो B1 जो है इसकी कमी से कब्ज हो सकता है और बेरी नाम का एक रोग है वो हो सकता है। और B2 जो है ये आंख और नाक, मुंह, जीभ को स्वस्थ रखता है। अगर ये कमी हो B2 तो ये हमारी ये सभी बीमारी जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ सी। देखो विटामिन सी की बात अभी चल रही थी, तो विटामिन सी, देखो विटामिन सी जो है इम्पोर्टेंट भी है और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है विटामिन सी के बारे में। देखो
विटामिन सी जो है यह एक दानेदार रूप में होता है तथा विटामिन सी जो है वो खाना बनाते समय सबसे ज़्यादा बर्बाद होता है। मान लो आप खाना बना रहे हो तो हमारा जो विटामिन सी है वो काम करेगा वहाँ पर। विटामिन सी के कार्य कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। देखो, शरीर की वृद्धि करता है विटामिन सी, शरीर का विकास करता है ये विटामिन सी, और दांतों को स्वस्थ रखता है ये हमारा विटामिन सी। आप देख सकते हो, ये जो हमारा शिमला मिर्च है इससे हमें मिल जाता है, ठीक है, मिर्ची से मिल जाता है, संतरा से मिल जाता है, नींबू से मिल जाता है। इन सभी चीज़ों से हमें जो है विटामिन सी प्राप्त होता है। संतरा, केला, ठीक है, मटर, इन सभी चीज़ों से हमें मिल जाता है विटामिन सी। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो, अभी तक आपने समझा था पोषक तत्व। पोषक तत्व आपको मैंने बिल्कुल बताया कि इसके दो प्रकार हैं। पहला हमारा है वृहद पोषक तत्व जिसे हम मैक्रो भी कहते हैं, और दूसरा हमारा है सूक्ष्म पोषक तत्व जिन्हें हम माइक्रो कहते हैं। ये दोनों आप समझ चुके हो, ये हमारा पोषक तत्व था। अब हम आ चुके हैं गैर पोषक तत्व, यानी अभी मैं आपको आगे बताता हूँ गैर पोषक तत्व का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखो, गैर पोषक तत्व, आहार के गैर पोषक तत्वों का अर्थ क्या होता है। देखो, आहार के ऐसे तत्व जो शरीर में कैलोरी उपलब्ध नहीं कराते उन्हें हम कहते हैं गैर पोषक तत्व। मान लो ऐसा कोई भी चीज है जो हमारे शरीर में कैलोरी उपलब्ध नहीं कराएगा, है ना, मान लो कैलोरी हमारा उपलब्ध नहीं करा रहा, तो उसे हम कह देंगे गैर पोषक तत्व, है ना। आहार के ऐसे तत्व जो हमारे शरीर में कैलोरी उपलब्ध नहीं कराते उन्हें हम कहते हैं गैर पोषक तत्व। पोषक तत्व का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में पोषण कर रहा है, वो हमारे शरीर का पोषण कर रहा है, सभी विटामिन वहां पे प्राप्त करवा रहा है हमारे शरीर में। लेकिन गैर पोषक तत्व का मतलब होता है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होते, इससे हमें कोई फायदा नहीं होता, हमारे शरीर में कोई प्रोटीन नहीं मिलता, फायदा नहीं होता, विकास नहीं होता, वृद्धि नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, ये ऐसे ही हो जाते हैं। अब ये कौन कौन से हो जाते हैं आहार के गैर पोषक तत्व। तो देखो, हमारा पहला हो जाएगा फॉक, इसे हम फाइबर भी कह जाते हैं। दूसरा हमारा जल है, ठीक है। तीसरा हमारा रंग यौगिक, चौथा हमारा है स्वाद यौगिक। ये चार हमारे गैर पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर में कैलोरी उपलब्ध नहीं कराते हैं। ठीक है, आप पोषक तत्व का मतलब समझ चुके होंगे, जो हमारे शरीर में कैलोरी उपलब्ध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व, जो हमारे शरीर में कैलोरी उपलब्ध नहीं कराते उन्हें हम कहते हैं आहार के गैर पोषक तत्व या फिर गैर पोषक तत्व। ठीक है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, यही फर्क रहता है। अब हम जानते हैं, इसको थोड़ा डीप पढ़ते हैं। देखो, फॉक, इसे हम फाइबर भी कहते हैं। देखो, फाइबर भोजन का वह भाग होता है जो मनुष्य की आंतों द्वारा पचाया नहीं जा सकता, इसे हम फाइबर कहते हैं। मनुष्य का जो आंत है उसके द्वारा कभी नहीं पचाया जाएगा, ऐसे भोजन हो जाते हैं हमारे ये फाइबर वाले। जैसे मान लो गेहूं है, अगर मान लो कोई व्यक्ति कच्चा गेहूं खा जाए, कच्चा ही खा जाए, मान लो आप अपने राशन के दुकान से जो है गेहूं की बोरी लाते हो और इंसान वो कच्चा गेहूं खा जाता है, तो ये ऐसा एक तरह से पदार्थ है जो मनुष्य का पाचन क्रिया पचा नहीं पाएगा। अगर मान लो आप गेहूं खा लोगे कच्चा, तो आपका जो पाचन क्रिया है वो पचा नहीं पाएगा, यानी आपका जो आंत है वो उसको पचा नहीं पाएगा, यानी ये कहीं ना कहीं फाइबर हो जाता है। फाइबर आप समझ चुके होंगे, फाइबर भोजन का वह भाग हो जाता है जिनको खाने से, मतलब फाइबर भोजन का वह भाग होता है जिनको आंतों द्वारा नहीं पचाया जा सकता। जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, मछली हो गया। मान लो आप जिंदा मछली खा जाओगे तो क्या आपके आंत जो है वो पचा पाएंगे? उनको नहीं पचा पाएंगे, है ना, बिल्कुल नहीं पचा पाएंगे। तो इन्हें हम कहते हैं फाइबर। फाइबर का मतलब आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। अब दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा हमारा है जल। तो जल हमारे शरीर का मूल आधार होता है। हमारा 70% हमारा शरीर जो है जल से बना रहता है, और मानव का शरीर जो है 65 से 70% तक बना रहता है। मान लो आप 65 मान सकते हो, 65 से 70 जल ही होता है हमारे शरीर में। शरीर के जो तंत्र हैं उनको नर्म रखता है ये जल, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट है जल। देखो, रंग यौगिक, अब यहाँ पे आप समझो रंग यौगिक का मतलब क्या होता है। देखो, हर प्राकृतिक खाने की चीज, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, या कोई अपना अपना कोई भी चीज हो, इनमें बाजार में अच्छे रेट पर बेचने वाले जो पदार्थ होते हैं वो केमिकल से कलर चढ़ाए होते हैं। मान लो कोई पदार्थ है उनमें केमिकल चढ़ाया जाता है। मान लो आपको मैं बताऊं तो जैसे पनीर है, पनीर की सब्जी मान सकते हो आप, इसमें आप होटल में जाओगे तो उसमें कलर रह जाता है। पनीर की सब्जी आपको लाल दिखेगा थोड़ा थोड़ा, तो जो लाल आपको दिख रहा है ना वो कलर होता है, वो रंग यौगिक पदार्थ होता है। ठीक है, लेकिन ये जो आपको मैं पदार्थ बता रहा हूँ ये कैलोरी उपलब्ध नहीं कराता, ये शरीर में कोई कैलोरी उपलब्ध नहीं कराएगा।
मछली आप जिंदा खा लोगे तो कोई कैलोरी नहीं आएगा, है ना। ये हमारे कहीं ना कहीं गैर पोषक तत्व हो जाते हैं। जल है, ये हमारे कैलोरी उपलब्ध नहीं कराएगा, जल, इसे प्रोटीन नहीं मिलेगा हमें। अब हम जानते हैं स्वाद यौगिक, यानी कुछ यौगिक ऐसे हो जाते हैं जो भोजन में विशेष स्वाद या गंध के लिए लगाए जाते हैं या फिर एक तरह से डाले जाते हैं। मान लो आप कोई ऐसा चीज खा रहे हो जिसमें स्वाद नहीं आ रहा, मान लो आप दूध या चाय बनाते हो, आप आजकल के समय में जो लोग चाय पीते हैं, तो चाय जो है वो कैसे बनता है, आपके दिमाग में एक पर्सन होगा, इसको मैं आपको डीप बताता हूँ, रुको, आप ऐसे ही समझोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो जो चाय होता है वो कैसे बनता है, दूध होता है, दूध को आप पतीली में डालोगे, इसमें आप जब दूध डालोगे इसमें एक चाय पत्ती डाला जाता है ना। अब चाय पत्ती जो है वो क्या शरीर में कैलोरी उपलब्ध कराता है, पोषण मिलता है हमें चाय पत्ती से? नहीं मिलता, वो हमारे शरीर में नुकसानदायक होता है। चाय मान लो आप पीते होगे तो उसमें कोई भी आपके शरीर में फायदा नहीं होगा, कोई भी विटामिन ए नहीं मिलेगा, सी नहीं मिलेगा, डी नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, वो सब वो गैर पोषक तत्व हो जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता चाय से। चाय में जो दूध होता है उससे मान लो आपको प्रोटीन मिल जाएगा, कैल्शियम उससे मिल जाएगा, दूध से विटामिन डी मिल जाएगा हमें दूध से, लेकिन उसमें जो चाय डाला जाता है चाय पत्ती, वो चाय पत्ती बिल्कुल खराब हो जाता है, क्योंकि चाय पत्ती में कोई भी ऐसा चीज नहीं होता जिससे हमें प्रोटीन मिले, ठीक है। वो स्वाद यौगिक होता है। कोई व्यक्ति चाय पीने का मतलब एक तरह से शौकीन होता है तो वो चाय पत्ती डाल के पीता है, अदरक डालता है, तो उससे कोई फायदा नहीं हो जाता, ठीक है। इसे हम कहते हैं आहार के गैर पोषक तत्व, समझ गए आप। तो ये होता है। अब देखो अल्प आहार की हानियां, यानी अल्प आहार का मतलब क्या होता है। देखो अल्प आहार का मतलब ये होता है कि मनुष्य अगर कम मात्रा में खाना खाता है तो उसे हम कहते हैं अल्प आहार, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति कम खाना खाता है, बहुत ही कम खाता है, तो उसे हम कहते हैं अल्प आहार, यानी वो व्यक्ति बहुत ही कम खाना खा रहा है, ठीक है, बहुत कम खाना खा रहा है। तो मान लो अगर व्यक्ति कम खाना खाएगा, कम खाना अगर व्यक्ति खाता है तो क्या उसको नुकसान हो सकते हैं, इसके लक्षण कौन कौन से हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि मनुष्य ने कम खाना खाया है। इसका भी एक पॉइंट बन जाता है, पेपर में इंपॉर्टेंट है, आपको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ एकदम पॉइंट टू पॉइंट, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें और वीडियो को समझें। देखो लक्षण हमारे कौन कौन से हैं, तो देखो अपर्याप्त पोषण, हमारा पोषण नहीं होगा, विटामिन डी नहीं मिलेगा, ए नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा, सी नहीं मिलेगा, ठीक है, फास्फोरस नहीं मिलेगा, मैग्नीशियम नहीं मिलेगा, ये सभी चीज़ हमें नहीं मिलेंगे। पोषण की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में अगर हम भोजन नहीं करेंगे, तो अगर हम कम मात्रा में खाना खाते हैं तो ये कम हो जाएगा। खून की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में, आंखों से जुड़ा रोग हो सकता है, हमारे आंख जो है उसके धुंधले धुंधले भी हो सकते हैं, अंधापन भी आ सकता है अगर हम खाना कम खाते हैं। कैल्शियम में कमी हो जाएगी तो हमारा हड्डी मजबूत नहीं होगा, दांत कमजोर हो जाएंगे, दांत टूटने की एक तरह से मौका आ जाएगा, फिर मतलब एक ऐसा चीज आ जाएगा, ठीक है। मान लो अगर आप बहुत ही कम भोजन खाते हो, बहुत ही कम, आपको कहूँ तो बहुत ही कम अगर आप भोजन खाते हो तो कुछ इस प्रकार के व्यक्ति जैसा आप दिखोगे। ये हड्डी दिख रहा है, इसका जो हड्डी है वो बहुत ही कमजोर है, आपको दिख रहा होगा, इसका पोषण जो वो नहीं हुआ है, खून की कमी आपको दिख रहा होगा, आंखों का जुड़ा हुआ दिख रहा हो, आपको एकदम लाल लाल एकदम अलग सा हो रखा है, तो आंख भी जो है वो भी ऐसे हो जाएंगे। कैल्शियम की कमी हो जाएगी, हड्डी मजबूत नहीं रहेगा, इसका बहुत पतला पतला हड्डी रहेगा। तो अगर कम खाना आप खाते हो तो ऐसा हल हो जाएगा आपका, ठीक है। लक्षण है, अगर ऐसा आपको व्यक्ति दिखता है तो यानी आप समझ जाओ वो बहुत कम खाना खा रहा है। अगर आपको पतला आदमी दिखे तो आप समझ जाओ वो बहुत कम खाना खाता है। अब हम जानते हैं जो प्रतियोगिता है इसके पूर्व आहार कौन कौन से लेना चाहिए। मान लो यहाँ पे आप एक ओलंपिक होगा, एक प्रतियोगिता आयोजन होगा, उसमें आपको खेलना है, तो उसमें आपको खेलने से पहले आपको क्या क्या खाने चाहिए, कौन कौन से आहार आपको लेने चाहिए, ठीक है, कौन कौन से पोषक तत्व लेना चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूं। देखो मांसाहारी नहीं खाना चाहिए, मान लो जो नॉनवेज होता है, चिकन ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे चीज होते हैं, चिकन मछली, ये नॉनवेज आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। भरपूर जो है आपको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, जैसे मान लो आप आलू से मिल जाएगा, फल से मिल जाएगा, संतरा से मिल जाएगा, केला से, गन्ना से, ठीक है, अमरूद से, अनानास से, नाशपाती से, इन सबसे मिल जाता है हमें कार्बोहाइड्रेट। गैस वाला खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे मान लो गोभी का सब्जी है, आलू का सब्जी है, ठीक है, इनको नहीं खाना चाहिए। मसालेदार नहीं खाना चाहिए। पानी जो है वो पूरा पीना चाहिए, भरपूर पीना चाहिए। तो ये प्रतियोगिता से जो है पूर्व कुछ एक तरह आहार हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रतियोगिता में भाग ले चुके हो, आपको प्रतियोगिता खेलना है, कल आपका प्रतियोगिता है, तो उससे पहले आपको ये सभी चीजें नहीं खाना चाहिए। और नीचे आपको जल दिख रहा होगा, ये आपको पीना चाहिए, ये आपको जल पीना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे प्रतियोगिता से पहले क्या खाना चाहिए।
देखो जल आपको पूरा पीना है, ठीक है। और आप इन सभी चीज को याद रखो, ये इंपॉर्टेंट आपको मैं कह रहा हूँ है बहुत है। आप देखो ये नॉनवेज आपको दिख रहा होगा, इनको नहीं खाना चाहिए, मांसाहारी नहीं खाना चाहिए, मांसाहारी नॉनवेज। और इसमें आपको ये सब चीज देख रहे होंगे मसालेदार, ये सब आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। आपको जल पीना चाहिए बिल्कुल भरपूर अच्छे से, और पालक ये सब पीना चाहिए एक तरह से, सब कुछ है ना। और देखो प्रतियोगिता के दौरान आपके कौन कौन से खाने होने होते हैं, एक तरह से भोजन कौन कौन से होते हैं प्रतियोगिता के दौरान। मान लो प्रतियोगिता चल रहा है इस पूरे ग्राउंड में, मान लो पूरा चल रहा है प्रतियोगिता, तो इसमें आपको कौन कौन से भोजन लेने चाहिए। तो देखो पहला तो आपको जो है ग्लूकोज पीना चाहिए, है ना। ग्लूकोज आप समझते होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज जो है वो आपके शरीर में बहुत ही तरह से एक तरह फायदा करता है ना। अब जो हमारा मान लो एक तरह आपको बता दो, देखो ग्लूकोज पीना चाहिए, संतरा का जूस पीना चाहिए, ठीक है, केला खाना चाहिए, गन्ने का जूस पीना चाहिए, अनार का जो है वो जूस पीना चाहिए। मान लो ये जो अनार का जूस आपको दिख रहा होगा ये पीना चाहिए प्रतियोगिता के दौरान। केला खाना चाहिए हमें, ठीक है, गन्ने का जूस पीना चाहिए आपको, और ये संतरा जो है इसका भी जूस आपको पीना चाहिए। सभी चीज आपको प्रतियोगिता के दौरान करना है ताकि आपके शरीर में एनर्जी हो और आप उस प्रतियोगिता में जीत हासिल कर सकें, ठीक है। आप जानते हैं खाद्य असहनशीलता, इसका अर्थ पता है आपको क्या होता है। देखो अगर मनुष्य कोई भी खाना खाता है, ठीक है, वो नॉन वेज हो या कुछ भी ऐसा चीज हो, आलू का सब्जी हो, ठीक है, संतरा, कुछ भी ऐसा चीज हो खाता है, लेकिन उसका जो पाचन तंत्र है वो उन पदार्थ को, उन भोजन को पचा नहीं पाता है, तो उन्हें हम कहते हैं खाद्य असहनशीलता। खाद्य का मतलब होता है खाना, आप यहाँ पे समझो, देखो खाद्य का मतलब होता है खाना, और असहनशीलता का मतलब होता है वो सहन नहीं हो रहा है, यानी भोजन जो है हमारे शरीर में सहन नहीं हो रहा, उसी को हम कहते हैं खाद्य असहनशीलता, ठीक है। आप यहाँ पढ़ सकते हो, देखो खाद्य असहनशीलता शरीर की वह स्थिति होती है जब हमारा जो पाचन तंत्र है वो भोजन को पचा नहीं पाता, इसे हम खाद्य असहनशीलता कहते हैं। अब खाद्य असहनशीलता के लक्षण कौन कौन से, ऐसे मतलब ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है, इसका जो खाना है, इसने जो खाना खाया है वो पचा नहीं है। इसका कैसे पता चलेगा, आपको कुछ लक्षण होंगे। तो देखो पहला लक्षण ये हो जाएगा कि सिर दर्द। अगर मनुष्य का सिर दर्द हो रहा है तो आप समझ जाओ कि उसका जो खाना है वो पचा नहीं है ना, खाना पचा नहीं है। दूसरा हो जाएगा पेट दर्द। अगर मनुष्य का पेट दर्द हो रहा है तो समझ जाओ कि वो खाना खाया है लेकिन उसका जो खाना है वो पचा नहीं है, ठीक है। तीसरा आप समझ जाओगे दस्त, उसके शरीर में बहुत ही तेज दस्त होगा, एक तरह से दस्त, पूरा शरीर एक तरह से दस्त बढ़ जाएगा उसके शरीर में बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा लक्षण हो जाता है। हल्का हल्का चक्कर आना, हल्का हल्का चक्कर आएगा अगर मनुष्य के शरीर में खाना नहीं पचेगा तो। और सीने में जलन भी होगा। और एक कारण और बनता है, एक लक्षण और बनता है उल्टी। अगर मनुष्य खाना खाता है लेकिन पचता नहीं है उसके शरीर में खाना, तो उल्टी भी हो सकता है। ये भी लक्षण हो जाएंगे उल्टी, ठीक है। उल्टी अगर हो रहा है समझ जाओ कि उसके शरीर में खाना पचा नहीं है। ये सभी लक्षण है, ये लक्षण से आप पहचान सकते हो कि किस व्यक्ति के शरीर में खाना पचा नहीं है। खाद्य असहनशीलता वाला ये टॉपिक था, ठीक है। अब हम जानते हैं खाद्य मिथक। देखो खाद्य मिथक का मतलब क्या होता है। खाद्य मिथक का मतलब होता है, मान लो जो हमारा खाना है उसके प्रति आज जीवन में क्या क्या गलत व्यवहार है। यानी मान लो खाना है, उसके खाना जो है उसके एक तरह उसके दौरान या फिर उसके ऊपर मनुष्य के दिमाग में क्या क्या गलतियां भरी हुई है, क्या वो एक तरह से गलत चीज सोचते हैं, या कुछ। खाद्य मिथक का मतलब होता है खाना के बारे में कुछ अंधविश्वास फैलाना, यानी खाने के ऊपर कुछ अंधविश्वास। जैसे मान लो खाना खाते समय पानी ना पीना। अगर मनुष्य, ये एक मिथक है, यानी मनुष्य जो है इस गलत फहमी में रहता है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। ये खाद्य मिथक है ना। खाना के ऊपर कुछ गलत फहमियां हैं, इसे हम कहते हैं खाद्य मिथक। दूसरा हमारा हो जाएगा मछली खाने के बाद दूध ना पीना। तीसरा हमारा हो जाएगा भूखा रहने से वजन बढ़ता है। चौथा हमारा हो जाएगा चिकन खाने के बाद दूध ना पीना। और पांचवा हो जाएगा खड़े होकर पानी ना पीना। ये हमारे 5 खाद्य मिथक हैं जो मनुष्य के शरीर में फालतू के भरे हुए हैं। मनुष्य इन सब विश्वास रखता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही खराब चीज है एक तरह से। मनुष्य सोचता है कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ये गलत है। मछली खाते समय दूध नहीं पीना चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए, वजन घटता है, ये भी गलत है। और ये सब एक तरह से खाद्य मिथक है। चिकन खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, ये गलत सोच है। खड़े रह के पानी नहीं पीना चाहिए, गलत है।
ये कुछ खाना के प्रति मनुष्य का कुछ अंधविश्वास है, उसे हम कहते हैं खाद्य मिथक। ठीक है, खाद्य मिथक का मतलब यही होता है। तो चलिए हमारा पर यहाँ जो है हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर जो है बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा, है ना। बिल्कुल इजी चैप्टर था, आपको कहूँ तो बिल्कुल इसमें आप पोषण के बारे में समझे थे, बिल्कुल इजी चैप्टर था, बिल्कुल मुश्किल तो नहीं था, बिल्कुल आसान था। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हो जाता है। तो आप यहाँ पे एक बात समझो, देखो यहाँ हमारा जो 5वां चैप्टर था खेलों में पोषण, ये मैंने आपको करा दिया है। तो 15 आपके जो आपका सिलेबस था उसमें लिखा हुआ था कि 15 सितंबर तक जो है 5 चैप्टर कंप्लीट करवाने हैं। तो मैंने आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अब 6 से 10 तक यानी 5 चैप्टर आपके बचे हुए हैं। तो 5 चैप्टर जो है वो मैं आपको 16 सितंबर से शुरू करूंगा। ठीक है, तब तक आपका मिड टर्म भी हो जाएगा। तो 16 सितंबर से आपको शुरू करूंगा मैं आपका 6 से 10वां तक का चैप्टर। ठीक है, और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपके पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी है, तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, उनका भी न्यू कोर्स मैंने स्टार्ट करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म हो जाता है और इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करा दूंगा अगली वीडियो में, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।